कहानी की शुरुआत होती है रॉक क्लाइंबिंग कपल साशा और टॉमी से, जो आज नॉर्वे पहुंचे हैं ट्रोलवॉल नाम के एक खतरनाक पहाड़ को क्लाइंब करने के लिए। वो अपने साथ हर तरह के सेफ्टी गियर्स लाए थे और साथ ही रेस्ट करने के लिए एक हैंगिंग टेंट भी लिया था। उस टेंट को पैक करके और रस्सी से लटकाकर वो खुद के साथ ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। पर ऊपर चढ़ते चढ़ते वो एक ऐसी दरार के पास पहुंच जाते हैं जिसे साशा कभी पार नहीं कर पाई थी। उसने पहले भी कई बार ट्राई किया था, पर हर बार की तरह वो आज भी फेल हो रही थी। इसी वजह से वो बार बार यहाँ वापस आती है ताकि इस दरार को पार करके पहाड़ को फतह कर सके। असल में उसके मन में एक जिद थी कि वो इस पहाड़ की चोटी को जीत कर ही रहेगी। अपनी इस जिद को पूरा करने के लिए वो एक बार फिर जी जान से कोशिश करती है, लेकिन किसी भी तरह से उस दरार को पार नहीं कर पाती। इतनी बार कोशिश करने के बाद टॉमी साशा से कहता है कि हमें इस पहाड़ पर अब रुक जाना चाहिए, शायद हम इससे ऊपर और नहीं जा पाएंगे। लेकिन साशा हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो टॉमी से कहती है कि हम अब सीधा पहाड़ की चोटी पर जाकर ही रुकेंगे, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। टॉमी उसे समझाता है कि देखो, पहाड़ की चोटी यहाँ से कहीं भाग नहीं रही है, कल सुबह भी ये यहीं रहेगी और वैसे भी आज हम काफी थक चुके हैं, इसलिए आज हमें रुक जाना चाहिए। मगर साशा अपनी थकान और मेहनत की परवाह किए बिना उस दरार को पार करने की कोशिश जारी रखती है। पर असल में ये सब करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तब तक उसकी बॉडी की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। साथ ही आसमान की तरफ देखकर उन्हें समझ आता है कि एक बड़ा तूफान भी आने वाला है और ये तूफान उनकी जान के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन साशा कहती है कि देखो, बस 1 घंटा और लगेगा, हम पक्का ऊपर पहुंच जाएंगे, मैं इस थकान से हार नहीं मानूंगी। अपनी इसी दीवानी में वो ठंडे दिमाग से कुछ सोच भी नहीं पाती और तूफान के खतरे को भी पूरी तरह इग्नोर कर देती है। शायद इसीलिए क्लाइंबिंग के वक्त लोग अपने साथ एक पार्टनर रखते हैं, ताकि अगर एक पागलपन दिखाए तो दूसरा कम से कम सही वक्त पर सही फैसला ले सके। तो यहाँ टॉमी वही सही फैसला लेता है और ठीक उसी जगह टेंट लगा देता है। इसके बाद टॉमी साशा से कहता है कि देखो, तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, तुम तो जानती ही हो कि अब मेरी उम्र हो गई है, क्या पता मैं और कितने पहाड़ सही सलामत चढ़ पाऊंगा। तो यहाँ टॉमी को देखकर वो थोड़ा हताश लगता है, क्योंकि एक तरफ तो उसे तूफान की बहुत चिंता हो रही थी और दूसरी तरफ उसके पास जो लकी कंपास था वो मानो उसे इशारा दे रहा था कि शायद इस बार उसकी किस्मत साथ नहीं देगी। पर आधे पहाड़ पर लटके हुए इन अजीब बातों के बारे में सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं था और टॉमी ये बात अच्छी तरह समझ गया था। खैर, वो तूफान धीरे धीरे और बढ़ने लगता है और उनकी मुश्किलें भी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। ऐसी हालत में पहाड़ से नीचे उतर जाना ही उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन था। पर इसे देखकर साशा की अब तक की सारी मेहनत पानी में फिर जाती है। तब टॉमी उसे भरोसा देते हुए कहता है कि देखो, जैसे ही तूफान रुकेगा हम दोबारा यहाँ वापस आएंगे। इसके बाद वो अपना टेंट समेटते हैं और दोनों नीचे की तरफ उतरना शुरू कर देते हैं। तेज बर्फीली हवाओं और तूफान के बीच हर तरफ अंधेरा तो था ही, ऊपर से वहाँ हिमस्खलन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पहाड़ से बर्फ के बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। खतरा भांपते हुए टॉमी जल्दी से साशा को पहाड़ की एक दरार के नीचे भेज देता है, जहाँ वो पत्थरों की चोट से थोड़ी सेफ रह सके। लेकिन टॉमी खुद को उन पत्थरों से नहीं बचा पाता। एक पत्थर की चोट उसे ऐसे लगती है कि वो नीचे गिर जाता है और उसका सिर बहुत जोर से पहाड़ से टकराता है। बेचारा टॉमी होश खो देता है और रस्सी के सहारे नीचे लटकने लगता है। लटकी हुई हालत में ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा भी है या नहीं, लेकिन जिस रस्सी से वो लटका था उसका एक सिरा साशा के हाथ में था और रस्सी पर इतना भारी वजन होने की वजह से साशा का हार्नेस भी धीरे धीरे खुलने लगता है। अब साशा की अपनी जान भी दांव पर थी। साशा को कुछ ही सेकंड्स के अंदर फैसला लेना था कि क्या वो टॉमी के साथ नीचे गिरकर मर जाए या रस्सी छोड़कर टॉमी को नीचे गिरा दे और अपनी जान बचा ले, क्योंकि टॉमी शायद तब तक मर चुका था। साशा बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ जाती है, पर उसके पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। आखिर में वो रस्सी छोड़ देती है और टॉमी सीधा नीचे जा गिरता है। ठीक उसी पल हार्नेस भी खुल जाता है, पर साशा किसी तरह पहाड़ को पकड़कर खुद को रोक लेती है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद कहानी 5 महीने आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि साशा, जो खुद को गुनहगार मान रही है, अपने देश ऑस्ट्रेलिया वापस लौट गई है। वो कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती है ताकि उसके मन को थोड़ी शांति मिल सके और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। उस दिन के बाद से उसने पहाड़ चढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया है। पहाड़ को लेकर उसकी जितनी भी दीवानगी थी वो एक पल में ही खत्म हो गई थी और टॉमी का वो लकी कंपास आज भी उसके पास ही है। खैर, अब साशा वांडारा नेशनल पार्क पहुंच जाती है। वहाँ का एक रेंजर उसे सावधान कर
करते हुए कहता है कि अकेले इस जंगल में जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग लापता हो जाते हैं। आसपास लगे हुए मिसिंग पोस्टर्स को देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी, लेकिन साशा को तो वहां जाना ही था। इसलिए रेंजर साशा का नाम और पता एक रजिस्टर में नोट कर लेता है ताकि अगर साशा कभी वापस न लौटे तो वो आसानी से सर्च ऑपरेशन शुरू कर सकें। वैसे भी यह वहां का एक जरूरी नियम था। वहां से निकलकर साशा एक गैस स्टेशन पर पहुंचती है और स्टोर से अपनी जरूरत का कुछ सामान खरीदती है। ठीक तभी वहां मौजूद दो शिकारी उसे परेशान करने लगते हैं। उसी स्टोर में बेन नाम का एक लड़का आता है जो वहां जर्की बेचने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का उन शिकारियों को रोकता है और कहता है कि देखो, तुम मैम को इस तरह परेशान मत करो। इसके बाद वो दोनों शिकारी वहां से बाहर चले जाते हैं। साशा बेन को थैंक्स कहने के लिए उससे जर्की का एक पैकेट खरीद लेती है। जब साशा वहां से निकलने लगती है तो उसकी गाड़ी का जीपीएस बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। जीपीएस न चलने की वजह से उसे मैप समझने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो बेन से मदद मांगती है। साशा उससे ग्रैंड आइल नैरोज तक जाने का रास्ता पूछती है। बेन उसे दो रास्तों के बारे में बताता है। एक आसान रास्ता था और दूसरा काफी मुश्किल, लेकिन मुश्किल वाले रास्ते का नजारा बहुत खूबसूरत था। साशा उस मुश्किल रास्ते को ही चुनती है। वो रास्ता ब्लैक वाटर बे से शुरू होता है। कैंपिंग करने के लिए साशा उस जगह पहुंच जाती है, लेकिन रात होते ही गैस स्टेशन वाले वो शिकारी भी वहां आ धमकते हैं। इस बार उनकी तादाद और भी ज्यादा थी। साशा समझ जाती है कि ये लोग फिर से उसे परेशान करेंगे, इसलिए वो चुपचाप अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है और उसे अंदर से लॉक कर लेती है। साशा उन लोगों से कोई फालतू बात नहीं करना चाहती थी और न ही उनकी बातों पर ध्यान देती है। वो उन लोगों से निपटने के लिए अपना पेपर स्प्रे भी तैयार रखती है। वो लोग अपनी मौज मस्ती खत्म करके रात में ही वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद साशा वहां थोड़ी देर सो जाती है। सुबह होते ही वो एक कयाक लेकर सीधा नदी में उतर जाती है। पूरा दिन वो बढ़िया एडवेंचर करती है, लेकिन आखिर में जब वो नदी के किनारे पहुंचती है तो वहां उसे लापता हुए लोगों की तस्वीरें और कुछ सामान दिखाई देता है। इन चीजों को देखकर साशा दंग रह जाती है क्योंकि उन्हें वहां बड़े अजीब तरीके से सजा कर रखा गया था। खैर, शाम होते ही साशा नदी के किनारे अपना टेंट लगा लेती है। अपने गीले कपड़े और बैग सूखने के लिए एक पेड़ पर टांग देती है और डिनर में वही जर्की खाती है जो उसने बेन से खरीदी थी। इसके बाद वो टेंट के अंदर सो जाती है, लेकिन सुबह अचानक किसी आहट से उसकी नींद खुलती है और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसका बैग गायब है। हद तो तब हो गई जब उसने देखा कि टेंट के अंदर कुछ सांप भी घुस आए हैं। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो सही वक्त पर बाहर निकल आई। साशा सांपों के बाहर निकलने का इंतजार करती है और फिर अपनी कयाक लेकर आगे बढ़ जाती है। आगे उसे नदी किनारे एक रास्ता और एक बोट खड़ी मिलती है। पास जाकर पता चलता है कि वो असल में बेन का कैंप है। बेन से मिलकर साशा को थोड़ी राहत मिलती है और वो उसे बताती है कि उसका बैग चोरी हो गया है, जिसमें उसका फोन और खाना सब कुछ था। बेन उसे झांसा देते हुए कहता है कि इस जंगल में कई जानवर हैं, शायद वही तुम्हारा बैग उठा ले गए होंगे। इसके बाद बेन बहुत ही अच्छा इंसान बनकर साशा को गरम गरम मछली खिलाता है और उनके बीच बातें शुरू होती हैं। साशा उसकी जर्की की तारीफ करती है और पूछती है कि इसका नाम जेनस जर्की क्यों रखा है। बेन बताता है कि जेनस उसकी माँ का नाम था जो उसे बचपन में ऑस्ट्रेलिया लेकर आई थी, वरना वो यहाँ का रहने वाला नहीं है। बातों बातों में बेन साशा से पूछता है कि तुम कब से कयाकिंग कर रही हो। साशा कहती है कि ज्यादा वक्त नहीं हुआ। तब बेन कहता है, हाँ, वैसे भी तुम्हें तो पहाड़ चढ़ना ज्यादा पसंद है ना? ये सुनकर साशा हैरान रह जाती है, पर वो इसे इग्नोर कर देती है क्योंकि बेन काफी देर से अजीब अजीब मजाक कर रहा था। साशा उसे बताती है कि वो शिकारी उसके कैंप तक भी पहुंच गए थे। इस पर बेन कहता है, हाँ, पर तुमने उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल किया। अब यहाँ से उनकी बातचीत एकदम खतरनाक मोड़ ले लेती है। साशा अब बातों को इग्नोर नहीं कर पाती क्योंकि बेन खुद कहता है कि उसने ही साशा को रास्ता दिखाया था और वही उसे इस सुनसान रास्ते पर पीछा कर रहा था। साशा समझ जाती है कि बैग भी बेन ने ही चुराया है और वो बहुत गलत जगह फंस गई है। बेन अब उसे बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। साशा को कुछ कहना भी नहीं पड़ता क्योंकि बेन खुद साशा का बैग लाकर सामने रख देता है और बैग से साशा का ब्रेसलेट निकालकर अपने हाथ में पहन लेता है। साशा समझ जाती है कि अब भागने का वक्त आ गया है। तभी बेन अंदर से एक क्रॉसबो और एक स्पीकर निकाल लाता है। वो एक गाना बजाता है और साशा से कहता है, ये गाना खत्म होने से पहले तुम जितनी दूर भाग सकती हो भाग जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारा शिकार करने वाला हूँ। बैग में मैंने जरूरी सामान रख दिया है और तुम्हारा फोन मेरे पास ही रहेगा। साशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना एक शब्द बोले अपना बैग उठाती है और कयाक में बैठकर वहां से निकल पड़ती है, लेकिन शिकार बनने के डर से उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। इसी डर और हड़बड़ी में एक झरने से नीचे गिरते वक्त वो अपनी कयाक भी खो देती है। अब साशा किसी तरह अपना बैग बचाकर नदी के किनारे तक पहुंचती है। वो अपने गीले कपड़े उतारकर नदी के किनारे भागना शुरू करती है। तभी उसे एक फैमिली की आवाज सुनाई देती है। मदद मांगने के लिए वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, पर ऊपर पहुंचकर देखती है कि वो आवाज असल में
बेन के फोन से आ रही थी। उस फोन में एक फैमिली का वीडियो चल रहा था जो इस नदी पर एंजॉय करने आए थे, लेकिन बेन ने उनसे दोस्ती बढ़ाकर उनका भी शिकार कर लिया था। इसी कार्टर फैमिली के मिसिंग पोस्टर्स हमने रेंजर स्टेशन पर देखे थे। अब ठीक इसी जगह बेन साशा को एक खतरनाक जाल में फंसा देता है, पर साशा की किस्मत अच्छी थी कि तीर का निशाना चूक गया और वो बाल बाल बच गई। वो फिर से भागना शुरू करती है, लेकिन बेन एक ऊंचाई वाली जगह पर खड़ा था जहां से वो लगातार तीर चला रहा था। उनमें से एक तीर सीधा साशा की जांघ में जा लगता है, जिससे वो ढलान से लुढ़कते हुए वापस नदी में जा गिरती है। इस बार उसके सिर पर भी चोट लगती है, लेकिन होश खोए बिना वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी की लहरों से बाहर निकलती है और किनारे पर आती है। बेन का जो फोन उसके हाथ लगा था वो भी तब तक टूट चुका था। साशा अपने बैग से एक टी शर्ट निकालकर पहनती है, एक एनर्जी बार खाती है और पानी पीकर जल्दी से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि बेन उसका शिकार करने पीछे ही आ रहा होगा। वो पत्थरों की दरारों के बीच से भागती है, पर आगे उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। तब वो उन पत्थरीली दीवारों पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाती है। ये बहुत रिस्की था, पर जान बचाने के लिए उसे ये करना ही था। ऊपर पहुंचकर उसे एक ऊंची जगह मिलती है जहां से वो बिनोक्यूलर्स के जरिए बेन का कैंप देख लेती है, जहां उसकी बोट खड़ी थी। कैंप काफी दूर था, पर बेन साशा के काफी करीब पहुंच चुका था। बेन उसे बिना दूरबीन के ही देख लेता है, जिसके बाद साशा फौरन वहां से भागकर फिर से पत्थरों के बीच एक दरार में छिप जाती है। बेन उसे देख नहीं पाता और वहां से वापस चला जाता है। बेन के जाते ही साशा उसके कैंप तक पहुंचती है, पर वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। बेन वहां बिना कपड़ों के बड़े मजे से नहा रहा था, जैसे उसे कोई जल्दी या टेंशन न हो, मानो पूरा जंगल उसी का हो। साशा चुपचाप पानी के नीचे से तैरते हुए बोट तक पहुंच जाती है, लेकिन बेन कोई अनाड़ी नहीं था। उसने बोट के पास एक ट्रैप लगा रखा था जिसमें साशा का पैर फंस जाता है। बेन जल्दी से उसके पास आता है और उसे पानी से बाहर खींचने लगता है, पर इसी बीच साशा अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाल लेती है। वो बेन के चेहरे पर स्प्रे करती है और उसकी क्रॉसबो की तरफ झपटती है, लेकिन बेन भी फुर्ती दिखाते हुए पानी में अपना चेहरा धो लेता है और साशा को रोक देता है। साशा फिर से पेपर स्प्रे की बोतल उठाती है, पर इस बार बेन के हाथ में उसकी क्रॉसबो आ चुकी थी, इसलिए साशा को स्प्रे नीचे फेंकना पड़ता है। तब बेन उसके पैर को जाल से आजाद कर देता है। साशा उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो? तब बेन कहता है कि नहीं, ये कोई गेम नहीं बल्कि एक रिचुअल है। इसके बाद वो साशा के हाथ पैर बांध देता है और कहता है, मैंने तुम्हें शुरू में ही ऑप्शन दिया था, आसान रास्ता या मुश्किल रास्ता। तुमने खुद अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुश्किल रास्ता चुना, इसीलिए तुम आज यहाँ फंसी हो। अगर तुम आसान रास्ता चुनती तो अब तक अपनी मंजिल पर होती और मैं तुम्हें कुछ नहीं करता। ये शिकार का रिचुअल इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने लिए कठिन रास्ता चुना। खैर, पूरी रात बारिश में वो साशा को बाहर ही बांध कर रखता है और उससे बातें करता है। बेन कहता है कि रिचुअल्स बहुत जरूरी होते हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि हम असल में कौन हैं। क्या तुम जानती हो, कई कबीले तो खुद अपने दांत घिसकर नुकीले कर लेते हैं। लाइफ में ग्रो करने के लिए इस पेन यानी दर्द की बहुत जरूरत होती है। अगली सुबह बेन साशा को बोट में बिठाकर आगे ले जाता है। साशा के हाथ अब भी बंधे हुए थे। बेन की बातें खत्म ही नहीं हो रही थीं। वो रास्ते में साशा को बताता है कि तुम्हारा नाम मुझे रेंजर स्टेशन के उसी रजिस्टर से मिला था, और जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि तुम्हें पहाड़ चढ़ने का बहुत शौक था, पर ट्रोल वॉल पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद सब खत्म हो गया। साशा उससे कहती है कि देखो, वो बस एक एक्सीडेंट था, पर बेन यह मानने को तैयार नहीं था। वो साशा से कहता है, टॉमी इतना एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर था तो वो इतनी बुरी तरह कैसे मारा गया। इन बातों के बीच साशा को नाव में एक लोहे की रॉड मिल जाती है और वो बेन पर हमला करने का फैसला करती है, लेकिन बेन उसकी चाल समझ जाता है और साशा को पानी में फेंक देता है। वो साशा को पानी में घसीटते हुए ले जाता है, जिससे साशा की हालत खराब हो जाती है। आखिर में बेन साशा को लेकर एक गुफा के अंदर आता है, जहां साशा देखती है कि बेन ने वहां लापता हुई कार्टर फैमिली की लाशें लटका रखी हैं। उसने नमक लगाकर लाशों को प्रिजर्व कर रखा था, क्योंकि फ्यूचर में वो इन्हीं इंसानों के मांस से जर्की बनाने वाला था। असल में इंसान का शिकार करने का मकसद सिर्फ जर्की बनाना नहीं था, बल्कि बेन लोगों का शिकार उनकी आत्मा को हासिल करने के लिए करता था। असल में इस जंगल के आदिवासियों का मानना है कि किसी इंसान की आत्मा चुराने के लिए उसे पहले मारना पड़ता है। बेन ने अब तक कई लोगों को मारा था, पर उसे कभी अपनी पसंद की आत्मा नहीं मिली, लेकिन आज साशा को देखकर उसे लग रहा है कि उसे वही रूह मिल जाएगी जिसकी उसे तलाश थी। साशा को टारगेट करने से पहले बेन ने एक रिचुअल के जरिए ये जान लिया था कि साशा की आत्मा उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि साशा ने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। यही वजह थी कि बेन शुरू से ही साशा के बारे में ऐसी बातें कर रहा था जो साशा को हैरान कर रही थीं। खैर, अब वो साशा को मारकर उसका कच्चा कलेजा खाना चाहता था और उसके मांस से झरकी बनाना चाहता था। वो अपने नकली दांत निकालकर साशा को अपने नुकीले दांत दिखाता है। यहाँ हमें कहानी थोड़ी समझ आती है कि बेन इस जंगल के किसी आदिवासी ग्रुप से बहुत ज्यादा प्रभावित है और उनके सारे रिचुअल्स फॉलो करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस
उसने सबसे पहले अपनी माँ को ही अपना शिकार बनाया था। बेन का मानना है कि अपनी माँ का कलेजा खाने के बाद से उसे फील होता है कि उसकी माँ की आत्मा उसी के अंदर है, क्योंकि जर्की बनाने का हुनर उसे अपनी माँ को मारने के बाद ही मिला था। इसीलिए उसने अपनी कंपनी का नाम भी अपनी माँ के नाम पर रखा। अब वो साशा का कलेजा खाकर उसकी सारी हिम्मत और ताकत अपने अंदर लेना चाहता था, लेकिन ये सब बातें करते हुए बेन साशा के बहुत करीब आ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर साशा बेन के कान पर जोर से काट लेती है। वो खुद को आजाद करके बहते पानी में कूद जाती है और एक सेफ्टी रस्सी से खुद को बांध लेती है। बेन भी उसे पकड़ने के लिए पानी में कूदता है, पर बिना सेफ्टी गियर के होने की वजह से वो बहते हुए झरने से नीचे जा गिरता है और उसके सिर पर गहरी चोट आती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। साशा भी नीचे उतरती है और पत्थर मारकर बेन को खत्म करना चाहती है, पर वो ऐसा कर नहीं पाती। इसी बीच बेन को होश आ जाता है और वो साशा की तरह अच्छा इंसान नहीं था। वो साशा को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। साशा बहुत बुरी तरह पिटती है और बेन उसका गला घोंटकर उसे मारने ही वाला होता है, पर आखिरी पल में वो उसे छोड़ देता है। लेकिन अब साशा बेन को नहीं छोड़ती। वो पत्थर मारकर बेन का पैर तोड़ देती है, जिससे बेन का हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है। साशा जानबूझकर उसे जान से नहीं मारती और बुरी तरह थककर वहीं लेट जाती है। रात हो जाती है और बेन अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू पकड़ कर रखता है, ताकि अगर साशा हमला करे तो वो बच सके। पर साशा उसे मारने के बजाय अपनी लाइफ की कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि कैसे नॉर्वे में पहाड़ चढ़ते वक्त उसने अपने पति को खो दिया और आज तक वो टॉमी की मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानती है। एक तो उसे ये नहीं पता था कि जब उसने रस्सी काटी तो टॉमी जिंदा था या मर चुका था, और दूसरा ये कि टॉमी तो घर वापस जाना चाहता था, पर साशा की बेतुकी जिद की वजह से वो पहाड़ पर चढ़ा और अपनी जान दे दी। इन सब बातों और पछतावे में रात गुजर जाती है। अगली सुबह साशा जंगल से निकलने के लिए बेन से कहती है, देखो अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें ये पथरीला पहाड़ पार करना होगा। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, वरना अगर यहीं मरना चाहते हो तो मैं इंतजार करूंगी। मुझे उम्मीद है कि खून बहने की वजह से तुम जल्द ही मर जाओगे, उसके बाद मैं अकेली पहाड़ चढ़ जाऊंगी। इधर मौत की बात सुनकर बेन एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो साशा के साथ पहाड़ पर चढ़ने को तैयार हो जाता है, पर वो खुद को साशा की रस्सी से बांध कर रखना चाहता है। वो साशा को धमकी देते हुए कहता है, देख मुझे नीचे गिराने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुझे भी खींचकर अपने साथ नीचे गिरा दूंगा। अगर तू मुझे बचा लेगी तो मैं वादा करता हूँ कि तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। खैर, ये सब तय होने के बाद वो रस्सी बांधकर पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं। काफी ऊपर पहुंचने के बाद साशा अपना हार्नेस खोलकर बेन को नीचे गिराने की कोशिश करती है, पर बेन उसकी चाल समझ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि अगर कुछ किया तो मैं रस्सी खींचकर तुझे भी गिरा दूंगा। साशा उसे बातों में उलझाते हुए कहती है कि वो तो बस अपना हार्नेस रीसेट कर रही थी। झूठ सच बोलकर साशा पहाड़ की एक बहुत मुश्किल दरार पर पहुंच जाती है और वहां बेन को ऊपर खींचने में आनाकानी करने लगती है। मौका मिलते ही वो रस्सी को एक पेड़ से बांध देती है और अगले ही पल अपना हार्नेस खोलकर बेन को पहाड़ से नीचे फेंक देती है। एक तो बेन का पैर टूटा हुआ था और ऊपर से वो पूरी तरह साशा की रस्सी के भरोसे था, इसलिए वो नीचे गिरकर वहीं मर जाता है। अब साशा को जिंदा रहने के लिए अकेले ही इस पहाड़ को पार करना था, जबकि उसके पास अब कोई सेफ्टी रस्सी या हार्नेस नहीं बचा था। फिर भी जान बचाने की उम्मीद में वो खाली हाथ पैर से पहाड़ चढ़ने लगती है। इस दौरान वो कई बार गिरने वाली होती है, पर बहुत मेहनत के बाद आखिरकार ऊपर पहुंच जाती है। बुरी तरह थक चुकी साशा जब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी उसकी किस्मत चमकती है और उसे सड़क पर एक गाड़ी दिखती है। गाड़ी वाले से मदद मांगकर वो इस बार अपनी जान बचा लेती है। वो सीधा रेंजर के पास जाती है और उसे उस गुफा और लापता लोगों की लाशों के बारे में सब सच बता देती है, ताकि उन लोगों के शव मिल सकें। ये सब करने के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटने की कोशिश करती है। आखिर में वो एक सी बीच पर जाकर टॉमी का वो लकी कंपास पानी में बहा देती है। असल में वो अपनी पुरानी सारी कड़वी यादों को समुद्र की लहरों के साथ बहा देना चाहती थी, ताकि वो अपने मन को शांत कर सके। इस तरह वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की एक आखिरी कोशिश करती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।